हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हॉट टॉपिक क्या है? विक्टोरिया लेक। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि विक्टोरिया लेक जो है वो अपना रंग गहरा हरा कर रही है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, इसको हम जानेंगे आगे वीडियो में। और विक्टोरिया लेक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी भी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। अगर स्पीड पे देखनी है तो स्पीड पे देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विक्टोरिया लेक से जो क्वेश्चन है वो पहले भी एग्ज़ाम में बने हैं। चाहे आप आर ओ की बात कर लीजिए, उसमें भी बना है विक्टोरिया लेक से रिलेटेड क्वेश्चन। और अब तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके और चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन बनने के, क्योंकि ये न्यूज़ में है। बात करते हैं विक्टोरिया झील। तो ये अपना जो रंग है वो गहरा हरा कर रही है, और इसके पीछे का कारण है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पीछे का कारण क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को अगर थोड़ा सा समझे तो ये क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया फ्रेंड्स, याद रखना कि ये पर्यावरण के लिए अच्छे भी माने जाते हैं, और कभी कभी ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक भी हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और साइनोबैक्टीरिया की अगर मतलब बात करें तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी का जो यूज़ होता है वो एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह धान के खेत में किया जाता है, आपने सुना होगा। तो ये एक बायो फर्टिलाइज़र का भी काम करता है धान के खेत में, क्योंकि ये मतलब उर्वरता को बढ़ा देता है। तो एक ये साइनोबैक्टीरिया का महत्व है। एक महत्व और जाने की, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। जो साइनोबैक्टीरिया है ये किसका काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से ये मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है, उसको बढ़ाता है। मतलब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये कृषि में मददगार होता है ना। ये कृषि में मददगार होता है साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से ये ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से यह ऑक्सीजन को भी उत्पन्न करता है साइनोबैक्टीरिया। लेकिन अगर ये तालाब या झील में या तटीय उसमें अगर इसका ब्लूम मतलब अत्यधिक जमाव हो जाए इसके ब्लूम का, तो क्या होता है? ये ऑक्सीजन को सोखने लगता है, मतलब उसकी कमी करने लगता है। तो इस तरह से ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होता है और उपयोगी भी है, एक तरह से बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। तो एक आपने सुना होगा एजोला आपने सुना होगा। जो एजोला होता है फ्रेंड्स, जो एजोला है वो एक जलीय फर्न है ना। जो एजोला है वो एक जलीय फर्न है, और ये एनाबेना एजोला नामक शैवाल के साथ सहजीविता करके बनता है। तो एनाबेना जो एजोला है वो सहजीविता करता है एनाबेना शैवाल नामक शैवाल के साथ। ठीक है। तो इसका जब यूज़ किया जाता है ना धान के खेत में, तो लगभग 50% तक ये उर्वरक खर्च में जो है कमी आ सकती है इसका प्रयोग करने से। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट भी होता है धान के खेत के लिए, और हानिकारक भी हो जाता है अगर शैवाल प्रस्फुटन, इसीलिए इसको हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन भी बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो मतलब जब इसका प्रस्फुटन होता है ना, तो ये हानिकारक भी हो सकता है पर्यावरण के लिए। क्योंकि आप जो विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया झील है तो इसमें चूँकि यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक है। विक्टोरिया झील की बात करें, जो झील के आसपास जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक होती है। और जो विक्टोरिया झील है मछली पालन अन्य मतलब चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी है, ये समझ लीजिए। तो झील के आसपास बढ़ती आबादी और जो शहरीकरण है, इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन व फास्फोरस नामक पोषक तत्व जो है वो बढ़ रहे हैं इस पानी में। नाइट्रोजन और फास्फोरस जब पोषक तत्व पानी में बढ़ते हैं तो क्या होता है कि मतलब ये बहुत तेज़ी से उसमें फैलते हैं, जिससे कि शैवाल का प्रस्फुटन होता है, जिससे पानी क्या होता है? जहरीला होने लगता है ना। तो इन पोषक तत्वों से पानी क्या होता है? जहरीला होने लगता है, और इनका अत्यधिक जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिनको नीली हरित शैवाल भी बोलते हैं।
तो कभी कभी ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ नीले हरे ही नहीं, बल्कि कभी कभी ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो मतलब ब्लू से ब्लू भूरे भूरे या लाल सफ़ेद में भी इनका कलर हो जाता है साइनोबैक्टीरिया का। तो आई होप आपको मतलब ये साइनोबैक्टीरिया समझ में आ गया होगा अच्छे से। और एक जलवायु कारक की बात करें तो इसमें जलवायु कारक में क्या है, जलवायु कारक में क्या है कि गर्म तापमान और तेज बारिश इन बैक्टीरिया के तेज़ी से बढ़ने के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब गर्म तापमान हो और तेज बारिश हो तो इन बैक्टीरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया, इनके तेज़ी से बढ़ने के लिए अनुकूल होता है। तो ये फ्रेंड्स याद रखना। और जो विक्टोरिया लेक है इसको डार्विन का ड्रीम पॉन्ड भी नाम दिया गया है। विक्टोरिया लेक को डार्विन का ड्रीम पॉन्ड भी कहा जाता है, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं विक्टोरिया लेक के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको मैप में देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स साउथ, मतलब साउथ अफ्रीका नहीं, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। और ये है यहाँ पे विक्टोरिया लेक, ये है यहाँ पे विक्टोरिया लेक। ठीक है फ्रेंड्स, विक्टोरिया लेक की बात करें तो ये युगांडा है, ये तंजानिया, ये युगांडा, तंजानिया और ये केन्या। तो विक्टोरिया लेक 3 देशों के मतलब 3 देशों में इसका विस्तार है, युगांडा में, केन्या में और तंजानिया में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर केन्या की बात करें तो इसमें सबसे कम हिस्सा आता है, मतलब 6% का विस्तार है सिर्फ विक्टोरिया झील का। और युगांडा की बात करें तो यहाँ पे 41% का विस्तार है। और तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में 51% सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे 43% समथिंग इसका विस्तार है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको देखेंगे। और जो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक से निकलती है वाइट नील। कौन सी निकलती है, आप देख रहे हैं ये विक्टोरिया लेक से ये वाइट नील निकलती है, ये वाइट नील निकलती है विक्टोरिया लेक से। और ये जो ताना लेक है ये इथोपिया में है। ताना लेक कहाँ पे है, इथोपिया में है, ये इथोपिया देश है। तो यहाँ पे ताना लेक से ब्लू नील निकलती है। और वाइट नील और ब्लू नील ये सूडान की जो राजधानी है खार्तूम, यहाँ पर मिल जाती हैं, और यहीं पर श्वेत नील बांध भी बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। और ये फिर आगे खार्तूम में मिलकर आगे जो है बढ़ती हुई नदी, ये जो नदी है नील नदी, ये आगे यहाँ पर मिस्र में आसवन डैम भी यहाँ पे बना है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो नील नदी पर कौन सा डैम है, आसवन डैम है, जो कि मिस्र में पड़ता है। और फिर आगे ये भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती हैं, ये है नील नदी का मुहाना। तो मिस्र को नील नदी की सभ्यता भी बोला जाता है, मतलब है ना। तो ये भूमध्य सागर में गिरती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट की बात करें अगर, तो जो नील नदी है, श्वेत नील, आपको पता है कि श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है ना। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। और जो ब्लू नील नदी है वो ताना लेक से निकलती है, जो कि इथोपिया में है ताना लेक। तो दोनों का जो विलय होता है वो सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है। ये चीज़ हमने देखी है अभी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें विक्टोरिया लेक के क्षेत्रफल की, तो 68,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है, 68,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय लेक है। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय लेक है। तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश मतलब कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश यानी कि मकर रेखा। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है आपको पता है फ्रेंड्स, माफ़ करिएगा, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है यानी कि 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है आपको पता है कि ये ट्रॉपिकल जोन होता है। और पता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। तो इसीलिए ये जो विक्टोरिया लेक है ये दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय लेक है, जो कि यहीं पे पड़ती है। और ये अफ्रीका के पूर्वी साइड में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका के पूर्व साइड में
पड़ती है विक्टोरिया लेक, तो ये याद रखना। आगे हम बात करें कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मतलब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और तो पहली कौन सी है? पहली है सुपीरियर लेक। ठीक है फ्रेंड्स, पहली कौन सी है? सुपीरियर लेक है। ये एक फैक्ट याद रखना। और अभी हमने देखा कि 3 देशों के बीच इसका विस्तार है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तंजानिया में 51, युगांडा में 43% इसका आता है, और ये केन्या में सबसे कम है 6%। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट लेक है। पहली कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है ये एक लेक, लेकिन इसका क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इसको सागर में गिना जाता है, इसलिए इसको कैस्पियन सागर बोलते हैं। सेकंड है सुपीरियर लेक। तो 3rd लार्जेस्ट लेक कौन सी हो गई? विक्टोरिया लेक। और जो भूमध्य रेखा है, ये याद रखना फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा इसके उत्तरी हिस्से से गुजरती है। मतलब ये रही विक्टोरिया लेक, तो इसके यहाँ से, तो इसके उत्तरी हिस्से से 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विक्टोरिया लेक नाम कैसे पड़ा? तो 1858 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे। 1858 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे, जॉन हैनिंग स्पीक। इन्होंने इसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा था। तो किन्होंने रखा था? जॉन हैनिंग स्पीक ने इसका नाम विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा था। 1858 में ब्रिटिश खोजकर्ता थे, इन्होंने इनकी खोज की थी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।